नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं कुमार सम्मी। कुमार सम्मी, पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, चुनाव संपन्न हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया। इन पूरे चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जो एक लहर बोला जा रहा था, क्या वास्तव में वो लहर था? पहले तो एनडीए की सरकार बनी तो उसके लिए एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 5 साल आप कर्मठता से अपने काम को करें। बाकी जो बात है कि लहर था कि नहीं था, तो इस पे इतना ही कहूँगा कि ये लहर थोड़ा क्रिएट किया हुआ दिखाया गया लोगों को। लहर वैसा था नहीं, ग्राउंड की स्थिति कुछ अलग थी, टीवी पे कुछ स्थितियां अलग दिख रही थी। तो टीवी की स्थिति अगर देखें तो लहर था, ग्राउंड पे जब आते तो मुकाबला बराबरी का था। मुझे तो यही दिखता है कि मुकाबला ग्राउंड पे बराबरी का था, क्योंकि टीवी पे लहर दिखाया गया तो उसके कारण थोड़ा सा परिणामों में कह सकते हैं कि बदलाव आया। आपने अभी कहा कि 5 साल सरकार अच्छे से चले, तो क्या आपको लगता है कि ये 5 साल सरकार अच्छे से चलेगा? 2 बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। इस पे मतलब बैसाखी बोलना तो ठीक नहीं होगा। अभी उन सारे लोगों ने शपथ ली है। कुछ मंत्री पद भी मिले हैं जेडीयू को, टीडीएस को शायद एक भी मंत्री पद नहीं लिया, तो बैसाखी अभी बोलना सही नहीं होगा। लेकिन चूँकि एनडीए के तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा, एनडीए के क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो पे उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उन्हें 5 साल साथ देने में अगर कोई कठिनाई नहीं है तो वो दे सकते हैं। हालांकि मैंने ये भी देखा कि मैनिफेस्टो उन्होंने चुना था एनडीए का, पर जैसे ही सरकार बनी है तो वो बात कर रहे हैं कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। ये नहीं, मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर की समीक्षा हो चुकी और अब उनको 4 साल के जगह 7 साल का काम करने को कहा गया। 60% परमानेंट भी हम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं फैसलों पर कुछ अब असर दिखने लगा है ये गठबंधन का। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पहले की तरह 272 प्लस नहीं है बीजेपी। एक बार उन्होंने 282 लाए, दूसरी बार 303 लाए, इस बार उन्हें तगड़ा झटका लगा, लगभग 63 सीट का झटका लगा, जिसके कारण उन्हें अब समीक्षा करनी ही थी। मेरा कहना था कि जेडीयू चूँकि उस मैनिफेस्टो पे चुनाव नहीं लड़ रही थी जिस मैनिफेस्टो की अब वो बात कर रहे, समीक्षा की बात कर रहे हैं अग्निवीर की, उन्हें चुनाव से पहले ये स्थिति क्लियर करनी चाहिए थी कि एनडीए के साथ हम इस शर्त पे रहेंगे कि आप बाद में इन चीज़ों की समीक्षा कीजिएगा। एक बड़ा सवाल, नीतीश कुमार के पास सरकार बनाने का दम है, नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगी, इन सब सारी बातों को दरकिनार कर दें तो क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि अब बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा? अब तो ये सारी चीज़ें आसान होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं अगर फ्रैंकली इस बात को बोलूँ, चूँकि 8 मंत्रालय मिले हैं बिहार को, और 8 मंत्रालय मिलने का मतलब है कि मंत्रियों पे ज़्यादा लोड होगा कि आप अपने राज्य को विकसित करने पे ध्यान दें। बात रही शिक्षा की, जो आप पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो मंत्रालय अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अमूलचूल पिछले 5 साल भी उन्हीं के पास था, ठीक है। तो उस समय जब नहीं हुआ तो अभी भी मुझे इस बात के चांसेस कम लगते हैं। तो आने वाले बात रही जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की, तो ये तो नीतीश कुमार जी के द्वारा ही उठाई गई एक मांग थी, जो कि 2014 चुनाव के पहले से वो कर रहे थे। 2014 में उन्हें करारी शिकस्त मिली, 19 में उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा। जब वो 19 में उस बात को आगे नहीं रख पाए तो 24 में रखेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इस पे नीतीश कुमार जी को प्रेशर बनाना चाहिए। एक और बात करेंगे कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि 2014 में पैर छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, 24 में क्यों? पैर छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, नीतीश कुमार जी के बारे में शायद उन्होंने ऐसा बोला होगा जी। तो इसका तो खैर जवाब बेहतर जदयू के कोई प्रवक्ता दे सकते हैं कि एक बार छोड़िए 2 बार 3 बार हो चुका है कि पैर छुआ जा रहा है बार बार। शायद चुनाव के पहले जदयू को भी विश्वास नहीं था कि हम अपने दम पे इतनी सीटें ला सकते हैं, इसीलिए वो भी प्रधानमंत्री पे डिपेंडेंट थे। तो पैर छूने का जो सिलसिला था उसी समय से शुरू हो गया था।
ठीक है, ज़रूरत आज भी नहीं है उनको, 12 सांसद हैं, उनके दम पे सरकार चल रही है। वो उल्टा लोग उनके हाथ पैर दबा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रशांत किशोर जी के इस बात से मैं ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ कि पैर छूने की ज़रूरत पड़ रही है। वो नहीं, बेहतर उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं इसलिए। मुख्यमंत्री तो वो वैसे भी बने हुए थे। अगर वो गठबंधन के इधर से उधर नहीं जाते तो भी उनकी कुर्सी को कोई खतरा तो था नहीं। अब चूँकि वो उधर चले गए हैं और सांसदों की संख्या भी बराबर है, और अभी अभी सम्राट चौधरी ने बोला भी है कि अगला चुनाव भी हम उनके ही चेहरे पे लड़ेंगे। तो ये बातें कहाँ से आती हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। प्रशांत किशोर हालांकि बड़े विश्लेषक हैं, उनका विश्लेषण कुछ और होगा। मेरा विश्लेषण कहता है, एक बड़ा सवाल मेरा विश्लेषण ये कहता है कि नीतीश कुमार जी ऑन कैमरा किसी के भी पैर छुए, ऑफ कैमरा लोग उनके ही आगे पीछे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल बार बार जहन में जो आता है कि यूपी से साथ नहीं मिला। यूपी से साथ नहीं मिला कैसे कह सकते हैं? यूपी में तो खुद उनका भी चुनाव था अखिलेश यादव जी का। किसके बारे में अगर आप ये बात बोल रहे हैं? अगर मैं केंद्र सरकार के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में बोल रहे हैं, एनडीए के बारे में बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन अयोध्या में सीट हार गए। तो अयोध्या में जो लोगों के साथ हुआ ये उसका परिणाम था। वोटर तो अयोध्या के ही है ना। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हम लोगों को यहाँ से लगता होगा कि वहाँ राम मंदिर बन गया, वहाँ धर्म की जीत है, लेकिन लोगों को जो वहाँ पे फेस करना पड़ा, हम उसको यहाँ से बैठे बैठे जज नहीं कर सकते हैं। हिंदुओं के खिलाफ भी बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स सुने हमने, खासकर अयोध्या के हिंदुओं के बारे में, जो कि शोभा नहीं देता है। अगर आप राजनीति पे कमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी भाषाई मर्यादाएं हमेशा बना के रखनी चाहिए। जो कमेंट्स एनडीए के समर्थक अब कर रहे हैं वो बहुत ख़राब है, और चुनाव में हार की वजह यही थी कि वहाँ के लोग शायद खुश नहीं थे। उनका कहना था कि बाहर से लोग आके अब बस रहे हैं, यहाँ हमारे लिए भी मौका नहीं है, हमारे घर उजारे गए, दुकान उजारे गए। 14 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए लगभग 800 घर, 1200 दुकान, 20 मस्जिद, 30 मेरे ख्याल से 20 मस्जिद और 30 मंदिर उखाड़े गए। इन कारणों से अयोध्या के सीट पे हार हुई है। कोई ऐसा नहीं था कि हिंदुत्व की जीत के लिए अयोध्या जीतना ज़रूरी था। सरकार बनती हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, सरकार बनती है काम करने के लिए, और वहाँ पे काम से लोग संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने हरा दिया। इसमें दिक्कत वाली बात तो देखिए, इस बार ऐसा चुनाव में नहीं देखने को लगता है कि जो कुछ बड़े नेता थे, जो बड़ा नाम था, कन्फर्म सीट था, उन सबों को लूज किया है बीजेपी ने। क्या एक बार आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में फील गुड फैक्टर में एक बार 6 महीने पहले ही चुनाव हो गया था, जिसमें सरकार को भी केंद्र से बाहर होना पड़ा था। तो क्या वो उस तरह का ही थोड़ा माहौल नहीं था? नहीं, उस समय का तो मुझे याद नहीं, मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन इस समय का मैं बता सकता हूँ कि टीवी पे जो दिखाया जा रहा था कि बड़ा अच्छा माहौल है। हालांकि उससे माहौल क्रिएट हुआ टीवी पे दिखाने के कारण। जो इंडिया गठबंधन के वोटर थे वो निराश होकर शायद घर बैठ गए हों, ठीक है। जो एनडीए के वोटर्स थे वो शायद हतोत्साहित होकर घर बैठे रह गए हों, उसका असर दिखा। लेकिन इस बार मुद्दे बेरोजगारी भी थी, जो ग्राउंड पे दिख रहा था साफ साफ, महंगाई भी थी, गरीबी भी थी, 5 किलो अनाज के नाम पे वोट मांगा जा रहा था। तो ये सब मुद्दे ग्राउंड पे थे। टीवी का मुद्दा कुछ और था, फील गुड फैक्टर जैसा ग्राउंड पे कुछ नहीं था। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, एग्जिट पोल मजाक था, फेक था, क्या था? एग्जिट पोल के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं पहले ओपिनियन पोल पे बोलना चाहता हूँ कि ओपिनियन पोल जो होता है उसको तो परमानेंटली बैन करना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल के कारण बहुत सारी क्या बोलते हैं मानसिक दुविधाएं वोटर्स के मन में आ जाती है। एकदम फेक आप दिखा दीजिएगा 400 पार, 470, 543, सब जगह बीजेपी ही जीत रही है, तो उसका असर अमूलचूल थोड़ा बहुत दिखे या बहुत दिखे, दिखता है। तो पहले तो ओपिनियन पोल को बैन करना चाहिए। अगर आपको एग्जिट पोल रिलीज करने हैं तो अंतिम चरण के मतदान के बाद ही एग्जिट पोल रिलीज होना चाहिए। तब एग्जिट पोल जारी करने वाले भी अपनी विश्वसनीयता के बारे में सोचेंगे कि अगर हम फेल होते हैं तो लोग हमारे बारे में बहुत निगेटिव फीडबैक देंगे, और अगर हम पास होते हैं तो आगे भी हमारे काम को सराहा जाएगा। पर इस चुनाव में तो मतलब मैंने जो एग्जिट पोल देखे और जो एक्चुअल रिज़ल्ट आया उसमें ज़मीन आसमान नहीं, आसमान पाताल का फ़र्क था। तो ओपिनियन पोल्स को बैन करना चाहिए। खुद ब खुद एग्जिट पोल्स की मतलब क्या बोलते हैं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।